So as things are fine, we can easily proceed forward. लास्ट क्लास में अपने और उससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके बारे में अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गेन किया है एंड उससे रिलेटेड कोई कंसर्न या डाउट आ रहा हो आपके माइंड में तो पूछ सकते हो। अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड, सो दैट कि वी बिकम यूज्ड टू एंड देन फिर एज सेक्शन चैप्टर पर मूव करेंगे। इस पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं फिर से रिवाइज करा सकता हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्सेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये क्लियर करके रखना है कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक अलग स्टोरी है और जो फोर्सेस आप लगाते हो एक्सेलरेटिंग वो एक अलग स्टोरी है। फिर इसके बाद में आपने ये पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देन यू केम टू नो व्हाट आर द स्ट्रेन एंड व्हाट टाइप्स दे आर। फिर रिलेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन में, पर्टिकुलरली हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली वही लॉ होता है जो स्प्रिंग फॉलो करती है। स्प्रिंग में जो F इज इक्वल टू KX होता है, ये हुक्स लॉ है, इसको भी हुक्स लॉ कहते हैं। और ये केवल स्प्रिंग ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग भी फॉलो करता है अगर वो इलास्टिक है तो। एंड देन अपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आपको 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिले होंगे और ऑल द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर अपने एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात किया। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि स्टोर्ड एनर्जी बताइए, कैलकुलेट कीजिए कितनी है। और एक साथ ही साथ आपने पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ा। पॉइजन्स रेशियो का क्या काम होता है? पॉइजन्स रेशियो का काम होता है कि लॉन्गिट्यूडनल के साथ लेटरल कितना चल रहा है उसको रिलेट करता है ये। सो एरिया में कितना चेंज आएगा इलोंगेशन या कंप्रेशन के साथ वो बताता है। लास्ट में आपने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा। 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स बताए थे, 3 बल्क मॉडुलस और एक पॉइजन्स रेशियो। सो मोर और लेस जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो इन्हीं पॉइंट्स के सराउंडिंग में रहेगा, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड होगा। सो इन पॉइंट्स को अपने को याद रखना होता है कि इनकी डेफिनेशन क्या है, हाउ दे आर कमिंग, हाउ दे आर हैविंग अ फॉर्मूला। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनमें से अगर आपको कंसर्न हो तो मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ, और in case you have digested them then we can go ahead and we can have some examples. Okay, so seems like कि आपको समझ में आ गया होगा, otherwise you could have asked the doubt. So let's take an example. Namesh, you are asking for stored energy in salt. So ये जो stored energy है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसको आप हाफ KX² जैसा याद रख सकते हो, जहाँ पर K की वैल्यू आती है K इज एरिया, Y यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय लेंथ और X का मतलब डेल्टा L है, इंक्रीज इन और चेंज इन लेंथ। सो सिंस दिस फॉलोज द हुक्स लॉ व्हिच इज स्प्रिंग्स लॉ, और जिस पर स्प्रिंग बेस्ड होती है तो एनर्जी स्टोर्ड भी स्प्रिंग एनर्जी के बराबर होती है। स्प्रिंग के लिए के आपको डायरेक्टली गिवन होता है, यहाँ पर के नहीं दिया जाएगा, उसके लिए ये पैरामीटर्स दिए जाएंगे, यहाँ से हम के को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से कोरिलेशन आप कभी भी बना सकते हो। और इसको हम लोगों ने और भी फॉर्म में लिखा था, लाइक हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। फिर इससे एक और जनरल फॉर्मूला बना लिया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू थी हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर थी। फिर आप स्ट्रेस स्ट्रेन को यंग मॉडुलस से रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर यंग मॉडुलस के टर्म में आ जाता है। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया कि किस तरह से आता है, फोर्स वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ बना करके। वो ग्राफ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ कि उसकी स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन बताइए, तो हम बता सकते हैं। ये हाफ जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
और स्प्रिंग से रिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल हम इसी एनर्जी से ही ले लेते हैं पहले एग्जांपल, तो आपको यूज करना भी आसान हो जाएगा। सो लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है a wire is elongated using 20 kg mass find stored elastic energy if its elongation is 1 mm। पिक्चर भी बना देता हूँ मैं, और हो सकता है वो सिर्फ पिक्चर दे दे उसके बाद पूछ ले आपसे। सो एक वायर है, उस वायर पर आपने एक वेट को लगा दिया है, एम मास को। इस एम मास की वैल्यू 20 kg है, और आप पाते हो कि इसका जो इलोंगेशन है दैट इलोंगेशन बिकम्स 1 mm। we need to find how much the energy is stored in this particular wire। so try कर सकते हो, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, then try it, and if you can get answer that's good, otherwise I'm going to solve you for you। एक आंसर बताया भी जा रहा है 10⁻⁻² जूल। जीरो 0.1 चेंज हो रहा है थोड़ा सा। जीरो 0.1, so we can agree कि 0.1 सभी लोग बोल रहे हैं। So how much the force is acting which is going to elongate it? So elongating force is going to be m into g। मास आपको 20 दिया गया, जी को आप 10 ले सकते हो, सो 200 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो। हाउ मच डेल्टा एल इज कमिंग? डेल्टा एल इज कमिंग 1 mm। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो प्रॉपर्ली मीटर्स में, सो 10⁻³ मीटर हो जाएगा ना। ये फोर्स आपको पता है और डेल्टा एल पता है, आपको स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। सो आपको फिर वो ग्राफ याद आ जाना चाहिए जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था। ग्राफ कैसा बनता है? अगर ये फोर्स है, ये इलोंगेशन है, सो फोर्स वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ is a straight line, and in case you are applying 200 Newton force, so how much the elongation is coming? This is 1 mm। We know this area under the graph is the energy stored or work done। so जब कभी आपको वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन हम F इंटू डेल्टा एल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इस पॉइंट को बार बार यूज करता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन देगा कि F इंटू एल आएगा, नहीं, it is going to be half into F into L। Why half into L into L? The reason being कि एरिया अंडर द ग्राफ आता है, वो ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं। सो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, यही स्टोर्ड एनर्जी होती है। सो अगर आप बस इसको याद रखते हो और तो अपने को कैलकुलेशन करना उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। You are going to write it as a half, or this is 200 and this is 10⁻³ these many joule is the answer, then you can settle it down, so that becomes 0.1 joule। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यूल फाइंड की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, और हम इजीली स्टोर्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेशन के लिए जितने भी फार्मूलाज है, सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लिया था, उसी को यूज़ करते हैं। गुड, आगे बढ़ सकते हैं, और भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं।
इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कांस्टेंट। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि क्या फोर्स वर्सेस एक्स का जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल ये कांस्टेंट आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। सिंस ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हुक्स ये कब तक रहेगा, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या ये हमेशा ऑल केसेस पे रहेगा या फिर किसी भी केस में ऑल फोर्सेस पे रहेगा। तो आपको पता होता है ये ग्राफ इतना नहीं है, ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा होता है। लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इसको अगर आपने ए से डिवाइड किया, इसको एल से डिवाइड किया, तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हो जाता है। और ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, इसका मतलब जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ आता है, सिमिलर ग्राफ फोर्स वर्सेस एलोंगेशन का भी आता है। सो अगर ये पूछता है कि क्या सभी मासेस के लिए, सभी फोर्सेस के लिए स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो आप बोलोगे नहीं। एक लिमिट के बाद फिर ये यील्ड करना स्टार्ट कर जाएगा और फिर इसके ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। सो लेकिन यस, और ये स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा? जब तक ये हुक्स इलास्टिक लिमिट पे पाया जाता है या प्रोपोर्शनल लिमिट पे पाया जाता है, टू बी प्रिसाइज। तो जब तक ये हुक्स लॉ वैलिड है तब तक वो स्ट्रेट लाइन रहता है। सो आप क्लेम कर सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कांस्टेंट स्लोप ग्राफ विद इन द हुक्स लॉ और विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। सभी केसेस के लिए यस, सभी केसेस के लिए और विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ओनली। फिर आप पूछ रहे हो फॉर ऑल ग्राफ्स विल एंगल कम 60 डिग्री। नॉट नेसेसरी, बिकॉज यू नो कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू, या फिर आपको याद हो कुछ ऐसा लिखा था हम लोगों ने, फॉर्मूला यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो, Y इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A डिवाइड बाई X डिवाइड बाई L। सो इससे अगर आप F को कैलकुलेट करोगे, सो F की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी AY डिवाइडेड बाई L इंटू X। बेसिकली वो KX लिखा हुआ है। तो दिस इज द स्लोप। अगर कभी आपसे स्लोप पूछता है तो स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि बताइए व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। सो आप जानते हो कि इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन ये है। तो ये जो k है, दैट k इज अ स्लोप। और k की वैल्यू कितनी हो सकती है? वो कुछ भी हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना है और लेंथ कितना है। So slope is a constant for a particular case, but how much that is, it depends on the material, it depends on the dimensions of the wire. Because W is equal to F dl, FL cos theta is equal to half dx. Cos theta नहीं, स्लोप को हम लोग ऐसे नहीं मेजर करते जैसे आप बोल रहे हो। दैट्स नॉट द वे ऑफ मेजरिंग स्लोप, दैट इज समथिंग एल्स। यू आर ट्राइंग टू से कि वर्क डन को हम FL cos थीटा लिख सकते हैं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये है और एक्स की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना वो 0 है। तो जो डेफिनेशन में चलता है ना कि इंटीग्रेशन F डॉट DL होता है, तो F और DL के बीच का एंगल चाहिए। यहाँ पर DL और F के बीच का एंगल 0 है। उसका इस 60 से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस हाफ से कोई लेना देना नहीं है। कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछता है कि ये हाफ कैसे आ रहा है, तो आप बोलोगे हाफ उसकी डेफिनेशन से आ रहा है, वर्क डन की डेफिनेशन से आ रहा है, ये थीटा की वजह से नहीं आ रहा है। सो डोंट मेक्स इट, वो थीटा 0 है जो एंगल्स के, जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। और स्लोप के लिए आपने अच्छा पॉइंट पूछा, स्लोप पूछा जा सकता है आपसे, तो स्लोप कैसे बताएंगे? स्लोप इज इक्वल टू के। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, दैट माइट बी आस्क्ड। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे थे। लास्ट में आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन दीज इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो उस पर भी एक क्वेश्चन कई बार दिखा है एग्जाम में। सो आपसे सिंपली ऐसा पूछेगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन और अमंग 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके पास 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
और आपसे पूछता है कि इन्हीं 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा। वो 4 ऑप्शन देगा। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए देता है तो आप रिलेशन किस तरह से भी निकाल सकते हो, बट वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑप्शन देगा, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता। सो 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कौन कौन से होते हैं? एक यंग्स मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस था और एक रिजिडिटी मॉडुलस था। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिलेशंस लिखे थे, इन केस यू रिमेंबर। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ईटा 1 प्लस म्यू। ये रिलेट करता है यंग्स मॉडुलस को रिजिडिटी मॉडुलस के साथ में। और दूसरा था यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, कई बार लोग यंग्स मॉडुलस को ई से लिखते हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रख लेने का। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 टाइम्स म्यू। अपने को क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को यूज करके म्यू को एलिमिनेट कर देना है। as soon as you eliminate mu you will get a relation between or among these 3 parameters. So कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 1 प्लस म्यू की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस टाइम्स ईटा बाई ये y डिवाइड बाई ट्वाइस ईटा आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से 1 माइनस ट्वाइस म्यू कैलकुलेट करोगे so that will be y divided by 3k। कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से हम इनको म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ ऐड कर लो, तो ये बनेगा 2 प्लस ट्वाइस म्यू इज इक्वल टू y बाई ईटा। वहाँ पर 2 था अभी बाय द वे। देन आफ्टर यू कैन एडजस्ट दिस टू इक्वेशंस। इन दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू y बाई 3k प्लस y बाई ईटा। आप रीराइट कर सकते हो, इसको y से डिवाइड कर दो तो 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा। इस फॉर्मेट पे भी लिखा जा सकता है। देन आफ्टर यू कैन डिवाइड इट बाई 3। सो अगर आप 3 से भी डिवाइड कर देते हो तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 9k प्लस 1 बाई 3 ईटा। सो ये भी एक रिलेशन होता है, आप इसको भी याद रख सकते हो। आप चाहो तो किसी भी मटेरियल के लिए उसके जो बल्क मॉडल उसके जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वो आपस में इस तरह के फॉर्मूले से कनेक्टेड होते हैं। इस पे आपने पॉइजन्स रेशियो को रिमूव कर रखा है। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो इस फॉर्मेट पे लिखेगा, तो इस फॉर्मेट पे लिखता है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट? इजी। यहाँ से 1 प्लस म्यू निकाला और यहाँ से 1 माइनस ट्वाइस म्यू निकाला, फिर 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को हैंडल कर लिया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी और फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो जैसा अभी आपने लिखा। सिमिलर टाइप का भी लिखा जा सकता है। सो दैट्स आल्सो ओके, बट वो अगर इस तरह से लिखे तो आपको लिखने में इश्यूज नहीं बनने चाहिए। एग्जाम में आया था तो कुछ इस तरह से ही उसने लिखा था। सो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं। इज इट करेक्ट आप पूछ रहे हो? यस, उसको लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैंने आपको चेक नहीं किया है बट स्टिल आप चाहो तो 9 को इधर ले आओगे, 3 उधर ले आओगे तो 3k प्लस ईटा बिल्कुल वैसे ही आएगा जो आपने लिखा है। 3k प्लस ईटा इंटू वाई इज इक्वल टू 9 टाइम्स nk। सीम्स टू बी करेक्ट। हाँ, ये रिलेशन लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो फिर आपको इस रिलेशन से फिर इसको निकालने का कैलकुलेशन एबिलिटी फास्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको लर्न रहेगा, क्योंकि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सो व्हेन यू राइट ट्वाइस एंड थ्राइस यू विल बी रिमेम्बरिंग देम। और लर्न करने का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है क्योंकि उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो फॉर्मूलाज को रिकॉल करने में। और वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि हर बार हम डेरिवेशन करेंगे, पर्टिकुलरली जेई मेन जैसे एग्जामिनेशन को लेकर के। एडवांस के लिए फिर अपने को वो डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछता ही बहुत कम है, तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, सॉल्विंग करनी होती है। सो लर्निंग विल हेल्प यू। और भी हम लोग एग्जांपल पिक कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल पिक कर लेते हैं। जनरली जो यंग्स मॉडुलस पे ही रहते हैं, अभी स्टार्टिंग में भी एक यंग्स मॉडुलस पे एनर्जी से रिलेटेड लिया है एग्जांपल। सपोज कर लीजिए आपसे बोलता है कि आपके पास एक ये वायर है,
और इस पर आपने एक मास को हैंग कराया हुआ है, ये m मास है, यानी एक फोर्स लगाया है। वायर का अपना खुद का मास नेग्लिजिबल है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया, y दिया गया, लेंथ दिया गया, ये सारे नंबर्स आपको पता है। और इसका म्यू भी गिवन है। म्यू बोले तो पॉइजन्स रेशियो। आपसे पूछते हैं फाइंड फ्रैक्शनल डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लोगों ने कल भी किया था जब पॉइजन्स रेशियो को इंट्रोड्यूस किया था। बस उसी को रिलेट कर दिया गया है और भी पॉइंट्स से। सबसे बोलता है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालना है। डिक्रीज निकालना तो डिक्रीज होगा, ये अपने को पता है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ने वाली है। लेंथ बढ़ने वाली है तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना रेशियो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो अपने को पता करना है। सो सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप ट्राई कर लीजिए, मैं भी एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, देन यू कैन मैच इट। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि इसमें डेल्टा एल कितना आएगा, इलोंगेशन कितना आएगा। तो अपने पास फॉर्मूला होता है FL/AY। That means force that you apply for elongation purpose, length A and Y, these are the parameters or material properties. F के प्लेस पर आप कितना लिख दोगे, M into G, तो ये बनेगा MGL डिवाइड बाई AY। फिर यहाँ से आप डेल्टा L अपॉन L कैलकुलेट कर सकते हो, so that is coming as MG upon AY. So this is basically a longitudinal strain. तो ये longitudinal strain हो गया। फिर इसके बाद में आप लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। सो अपने को म्यू की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ना ये मैटर नहीं करेगा कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है या कोई और क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि अगर कोई और क्रॉस सेक्शन होगा तो दो लेटरल स्ट्रेन आएंगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। तो दोनों को इसी फॉर्मूले से लिखा जाएगा। कोई भी परपेंडिकुलर स्ट्रेन होती है उसको इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा मैं इलेबोरेट भी करूं तो चलेगा। अगर अपने पास रॉड को दूसरे क्रॉस सेक्शन पे आप देखते हो, हाँ आप आंसर आप निकाल पा रहे हो, अच्छी बात है। और कुछ पॉइंट मैं इसके साथ रिलेट कर देता हूँ जिससे आपको ये विजुलाइज करने में आसानी हो जाएगी कि दो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनको कैसे लिंक करते हैं। इन केस ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का लास्ट क्लास में भी देख लिया था। अगर ऐसा रॉड रहा होता आपका, ये वायर होता, तो इस केस में आप देखोगे कि दो डायमेंशंस हैं, एक ये डायमेंशंस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक ये डायमेंशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक का नाम B दे देते हैं और एक का नाम लेट से W दे देते हैं। सो जो माइनस डेल्टा B, ये फिर ऐसा बोल लो कि जो डेल्टा B बाई B आएगा उसकी वैल्यू आएगी माइनस म्यू डेल्टा L बाई L, और जो डेल्टा W बाई W आएगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी माइनस म्यू डेल्टा L बाई L। फिर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा, तो आप जानते हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू B इंटू डब्ल्यू के बराबर होती है। ln लेकर के डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फ्रैक्शनल रेशियो मिल जाएगा। तो ये बनेगा डेल्टा B डिवाइड बाई B प्लस डेल्टा W डिवाइड बाई W। ये सब कहाँ से आ रहा है, एरर एनालिसिस में कहीं ना कहीं हम लोगों ने लर्न किया हुआ था। तो पॉइंट इज कि अगेन ये दो बार ऐड हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस म्यू डेल्टा L अपॉन L के बराबर हो जाएगा। सो पॉइंट इसकी जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो हर परपेंडिकुलर डायमेंशन को बताने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप दोनों को निकाल करके ऐड कर दोगे। फिर डेल्टा L बाई L आपने कैलकुलेट कर रखा है, प्लेस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ट्वाइस म्यू mg डिवाइड बाई AY। चार ऑप्शन दिए गए होंगे, उसको मार्क करना होगा। सिंस इसने डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीज पूछा है तो ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिक्रीज ऑलरेडी पूछा गया है तो माइनस का मतलब क्लियर हो गया, तो फिर ये नंबर बता देंगे। और अगर बोलेगा चेंज बताइए कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है तो फिर माइनस के साथ बता देंगे। ऑप्शन जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम रीड कर लेंगे। सो ये आपका आंसर बन जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको इलेबोरेट करना चाह रहा था वो ये कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, तो किसी भी डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो अब उन दोनों डायरेक्शंस को इसी फॉर्मूले से लिंक करेंगे।
फिर एरिया लिखना हो तो एरिया लिख सकते हो। आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है तो वॉल्यूम के बारे में क्या करोगे, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डेल्टा एल बाई एल, तीनों को यूज करके वॉल्यूम के बारे में भी बता सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना आ रहा है। और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि वो बल्क मॉडुलस वाला जो रिलेशन होता है इलास्टिसिटी इसके साथ, यंग मॉडुलस के साथ। एनीवे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और एग्जांपल मैं आपको करा सकता हूँ। इससे रिलेटेड एक और अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा भी गया और आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ इसको आंसर करने के लिए। लेट्स अपने पास एक वायर है, वायर ना बोल करके इसको रॉड बोल देते हैं। और इस रॉड के बारे में कुछ पैरामीटर्स आपको पता है, जैसे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग मॉडुलस वाई है, लेंथ एल है, मास एम है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया, रॉड है। इस पर आपने कोई वेट नहीं लगाया। क्वेश्चन है फाइंड elongation of rod due to its own weight। और भी सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछना चाहेगा तो ये बोलेगा कि रॉड को हमने इस तरह से हैंग कर रखा है तो रॉड की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ वही रहेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप बोलोगे कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होगा तो लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा और ये mg वाला फोर्स इसको डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होगा। सो इस समय जो mg है दैट इज बिहेविंग लाइक डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कराएगा। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू द लेंथ, यू से इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताना है कि इलोंगेशन कितना होगा, यानी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिए और बताने की कोशिश कीजिए कौन सा आंसर बन सकता है। लेट्स से कि डेल्टा एल अपने को निकालना है तो पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं एम जी डिवाइड बाई एम जी एल इंटू डिवाइड बाई ए वाई। एल भी आएगा क्योंकि हमने डेल्टा एल के बारे में पूछा है। दूसरा आएगा 2mgl डिवाइड बाई ए वाई। तीसरा आएगा 3mgl डिवाइड बाई ए वाई। चौथा आएगा mgl डिवाइड बाई 2ay। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना, बस उसी से ही लिंक है कि जैसे वायर था मासलेस था और आपने मास को हैंग कराया था, यहाँ पर खुद के वेट की वजह से कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में बात करनी है। आप लोग डी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हो। ओके फाइन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका आंसर दे सकते हैं, कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, और जिस तरह से ऑप्शन दिए हैं उनको देख करके हम डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड से। ऑब्जेक्टिव मेथड भी यहाँ पे वर्क कर जाएगा। डी सिंस कैन गेट एक्सपेंडेड बाय 2 सपोज। सो अब देखोगे कि ये कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले इसको प्रॉपर्ली कर लेता हूँ, बाद में फिर देख लेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव मेथड लगाया जा सकता था। ये अपने खुद के वेट की वजह से बढ़ रहा है, तो आप पाओगे कि खुद की वेट की वजह से ये सारा का सारा वेट इस पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहा है। सारा का सारा वेट अगर आप देखोगे तो उसके मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। और अगर आप को ये यूनिफॉर्म केस है तो आप मिड वाला पॉइंट ले सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। ये यूनिफॉर्म रॉड है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो फिर ये बोलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी डेंसिटी दे देगा कि डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। अब बताइए, तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो उस केस पे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे कि एक एक्स डिस्टेंस नीचे आओगे और उस एक्स डिस्टेंस नीचे आने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे, जिसका नाम होगा dx। ये टेक्निक आप अभी केयरफुली लर्न कर लीजिए,
इसके बाद एक थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, उस पर आपको यही यूज करना पड़ेगा। सो जो आपने डेल्टा एक्स अमाउंट का एलिमेंट कंसीडर किया, फाइनाइट एलिमेंट, ये लेंथ है डेल्टा एक्स, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, बहुत छोटा है बट फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इस डेल्टा एक्स पर आप देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है। तो इस डेल्टा एक्स पर जो डिफॉर्मेशन फोर्सेस होंगे, तो आप पाओगे कि यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पर भी कुछ फोर्स होगा, टेंशन। यहाँ पर टी बोल सकते हो, यहाँ पर भी टी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट वो टी और टी बराबर होंगे। लेकिन अगर आप टू बी प्रिसाइज बोलना चाहो तो कौन सा टी ज्यादा होगा? ऊपर वाला। क्या इसको हम बोल सकते हैं ये टी प्लस डेल्टा टी टाइप का होगा, या फिर ऐसा बोल लो कि ये टी है तो फिर ये टी माइनस डी टी हो जाएगा। डी टी बहुत छोटा नंबर होगा, क्योंकि हम जब नीचे जाते हैं तो टेंशन कम होता रहेगा। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो अगर रॉड डिटैच करेगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट से डिटैच करेगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन सबसे ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है पूरे के पूरे वेट को हैंग कर रहा है, जबकि यहाँ का पोर्शन जो है वो केवल नीचे वाले वेट को हैंग कर रहा होता है। एनीवे, ये छोटा सा पॉइंट है जो आप जानते होगे। नो, इस पॉइंट का जो टेंशन होगा टी, कैन वी से कि वो टी इस वाले पोर्शन को हैंग करा रहा होगा? बिल्कुल करा रहा होगा। सो क्या अगर हमको टी की वैल्यू लिखना हो तो टी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस बचा हुआ पोर्शन और वेट ऑफ दिस, तो मास डिवाइड बाई लेंथ, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन विच इज एल माइनस एक्स। सो ये हो गया मास इंटू जी, सो दैट इज द टेंशन एट एनी एक्स लोकेशन। सो किसी एक्स लोकेशन पे अगर आप टेंशन निकालोगे तो इस फॉर्मूले से दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको टेंशन पता चल गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस छोटे से वाले पोर्शन में कितना चेंज आया है। सो चेंज इन लेंथ ऑफ dx, तो dx लेंथ में कितना चेंज आया। सो लेट्स कॉल इट एज ए डेल एक्स। सो डेल एक्स इज अ चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई a इंटू वाई। दिस इज द फॉर्मूला। ना फोर्स की जगह हम लोग t यूज करने वाले हैं, लेंथ की जगह हम लोग dx यूज करने वाले हैं, और a में कोई चेंज नहीं हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अपने को एक रिलेशन बन जाएगा। ये जो डेल एक्स है वो लेंथ में चेंज की बात कर रहा है, और dx जो है वो डिफरेंशियल लेंथ की बात कर रहा है। अब हम t की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो डेल एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू t विच इज m बाई l इंटू l माइनस x इंटू g, सो दैट्स t इंटू dx डिवाइड बाई ay। Now you can go for integration at both the sides. Once you integrate तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंक्रीज इन लेंथ पता चल जाएगा। बाहर क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं। बाहर मिलेगा mg डिवाइड बाई l इंटू a इंटू वाई विद इन इंटीग्रेशन l माइनस एक्स dx। इसकी जो लिमिट आप लगाओगे x की वो 0 से l तक लगाना होगा। अगर 0 से l तक लेंथ इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो अपने को मिलेगा mg डिवाइड बाई l a y। इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली अगर करूं तो ये एल एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा तो एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इन साइड में तो ये एल स्क्वायर बाई टू बनेगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो अपने पास आंसर बन जाएगा वो बनेगा एम इंटू जी इंटू एल डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई। और अब आप आंसर बोलोगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टेप्स को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, और स्टेप्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपना काम हो गया कि हाउ वी आर टेकिंग दोज स्टेप्स एंड हाउ वी आर फाइंडिंग आउट कि कितना इलोंगेशन आएगा पूरे रॉड पे। तो मैंने क्या किया कि मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस छोटे से एलिमेंट पर कितना इलोंगेशन आएगा उसको पता करोगे, फिर उस इलोंगेशन को ऐड करोगे, तो आपको ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर दोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस पर टफ क्वेश्चन बनाएगा एडवांस लेवल पर तो वो क्या बोलेगा कि ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगी तब इस टेंशन को निकालने के लिए हमको पहले नीचे का मास निकालना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन से आएगा। तो हम टेंशन जो अभी हमने डायरेक्टली लिखा है, आप डायरेक्टली ना लिख करके वहां पर हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे, बट हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे डीएक्स लिया गया है। फिर उस टेंशन को डीएक्स के साथ रख करके ए वाई से डिवाइड कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आपने लिखा है डेल एक्स इज डिफरेंशियल लेंथ। हाँ, डेल एक्स जो है वो डिफरेंशियल लेंथ का इंक्रीज इन लेंथ है।
So del x is basically change in length of dx. So that is del x. तो अब छोटा सा एलिमेंट में कितना इलंगेशन आ रहा है उसको पहले मेजर कर दो, फिर सभी को ऐड कर दो. दैट्स डायरेक्टली नहीं करेंगे. सर अगर हम पहले सीएम निकाल लें, डेल्टा एल निकाल लें, तो इस केस में वो जस्टिफाई हो जाएगा. आप सीएम से निकालोगे, बट एज सच हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं होता है. वो बाय चांस या कोरिलेशन से हो जाएगा, और दूसरे सेंस में ये बोल सकते हो कि वो लीनियरली वेरी कर रहा होता है, इसलिए भी हो जाएगा. लेकिन वो मेथड फेल कर जाएगा अगर हमको ये एडवांस में कोई नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो. सो वेरिएबल रॉड केस में आप सेंटर ऑफ मास निकाल करके नहीं कर सकते, एंड उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका आंसर आ जाए करेक्ट. कोइंसिडेंटली करेक्ट हो जाए एक अलग स्टोरी है, बट फॉर ग्रांटेड नहीं है. सो यू नीड टू प्रोसीड इन दिस मैनर. एक और क्वेश्चन मैं सिमिलर टाइप का देता हूँ. अब आप इसको जो प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, इसको एज ए रिजल्ट याद रख लीजिए कि हमारा आंसर कितना आता है, mgl/2y. और जब कभी खुद के वेट की वजह से आएगा तो आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली. प्रूफ करके दिखाना हो तो इस तरह से उसको प्रूफ कर सकते हो. अब इससे आपसे बहुत तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ सकता है. जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि आप रोटेशन पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हो. बोलेगा कि ठीक है, आपके पास एक रॉड है और उस रॉड को आप रोटेट कराते हो. इस रॉड को आप एक एक्सिस पास करती है जो कि इसके कॉर्नर पॉइंट या एंड पॉइंट से पास करती है, और इस एंड पॉइंट के अबाउट इसको आप रोटेट कराते हो ओमेगा से. तो उसकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसकी लेंथ में कोई चेंजेस आएंगे, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या क्या होने वाला है बताइए. बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, मास दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, यंग्स मॉडुलस दे देगा, डेंसिटी भी दे सकता है, तो मास को डेंसिटी से रिलेट कर सकता है. सो क्या इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या सेम रहेगी? यंग मॉडुलस दिया गया है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी वाली बातें चल रही हैं. देन यू नीड टू रिमेम्बर कि इस पर टेंशन फोर्स लग रहे होंगे, टेंशनाइज होगा, सेंट्रीफ्यूगल बार की तरफ लगता है, सो इंक्रीज कर जाएगा. फिर लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर इंक्रीज करता है तो बताइए कितना अमाउंट से इंक्रीज करता है. वो ओमेगा को कांस्टेंट देगा, तो ओमेगा को कांस्टेंट मान करके एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं. सो इसको भी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. सो ऐसा कुछ बोल सकता है कि फाइंड इंक्रीज इन लेंथ if omega is a constant. फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में अपने को एक राइट ऑप्शन पकड़ना होगा. और मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ. अब जस्ट अटेंशन दीजिए और स्टेप्स को केयरफुली ध्यान में रखिए. वो जो भी देगा 4 ऑप्शन, उसमें मोस्टली वो क्या करेगा, डायमेंशन को मेंटेन रखेगा. तो जो भी डायमेंशन आ रही होगी उन डायमेंशन को मेंटेन रखेगा, और बस नंबर बदलेगा. जैसे 2 का फैक्टर, जैसे प्रीवियस में मैंने ऑप्शन दिए थे, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, हाफ फैक्टर. अगर ऐसा उसने किया तो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है. क्या चैलेंजिंग हो जाता है? अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अपने पास को केवल सॉल्व करना पड़ता है. अगर वो डायमेंशनली इधर उधर करता है तब तो लाइफ इजी हो जाती है, हम ऑब्जेक्टिव मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, मैंने ये बोला था कि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलने वाला हूँ. सो ऑब्जेक्टिव मेथड कैसे इसमें डिसाइड कर सकते थे? ऑप्शन मैंने इस तरह से दिए ताकि ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो. अब देखो ना कि अगर इसको प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करो इससे, ये एक समझने वाला पॉइंट है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ. इस वाले क्वेश्चन में सारा का सारा फोर्स आपने इस पॉइंट पे लगाया था. तो सिंस इंटायर फोर्स आपने इस पर लगाया था, तो पूरे वायर के हर एक पॉइंट का टेंशन F के बराबर था. सो इंटायर वायर हैविंग टेंशन F. सो वायर के कोई भी एलिमेंट को कंसीडर करते हो, एनी एलिमेंट ऑफ इट यू कंसीडर, अगर आपने यहाँ पे dx लिया और यहाँ पर भी उतना ही लेंथ लिया, तो दोनों के इलोंगेशंस बराबर आएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर फोर्सेस से आप पुल कर रहे हो. So her element will have equal amount of elongation in this question. Theoretically आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या होने वाला है. क्या इस केस में हर डिफरेंशियल लेंथ की सेम इंक्रीमेंट आएगी? तो आप बोलोगे नहीं,
क्योंकि ऊपर टेंशन ज्यादा है, नीचे आएंगे तो टेंशन लास्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो अगर आपने एक कोई लेंथ यहाँ पे बॉटम पे चूज की है, यहाँ पर उस पे इलोंगेशन कम आएगा। उतना ही लेंथ अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे तो वहां पर इलोंगेशन ज्यादा आएगा। तो ये जो रॉड का इलोंगेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। That means our portion will be elongating more. As you come downside, elongation will be less. The simple reason is, as you come downside, tension or deforming force becomes smaller. तो इसका मतलब है कि इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स कम होता रहता है। अच्छा, टॉप मोस्ट का जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वही mg के बराबर होगा। नीचे आने पर फोर्स डिफॉर्मिंग कम हो गया। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कम हो गया तो क्या ये गारंटीड है कि उसका इलोंगेशन भी कम हो जाएगा? प्रीवियस एग्जांपल में डिफॉर्मिंग फोर्स हर एक पॉइंट पर कैपिटल mg के बराबर एक्ट कर रहा था, और जो ये क्वेश्चन आपने लिया था उसके हर एक पॉइंट का डिफॉर्मिंग फोर्स mg से कम एक्ट कर रहा था, और केवल एक ही टॉप मोस्ट पॉइंट था जहां पर mg एक्ट कर रहा था। तो इससे एक बात जरूर क्लियर हो जाती है कि इसकी इलोंगेशन जो है वो प्रीवियस वाले एग्जांपल से कम रहेगी। प्रीवियस वाले में कितना आया था? mgl/ay। तो mgl/ay से कम आएगा। ये हम रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली। अगर आप ये रिलेट कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इनसाइड एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न और अंडरस्टैंड कि उसके जो मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कितने अमाउंट से एलोंगेट कर रहे हैं, कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। तो इससे कम आएगा, अच्छी बात है। तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर जो लास्ट ऑप्शन है, एक ही कम दिया गया है तो उसको आप मार्क कर सकते हो, और प्रूफ भी कर लिया तो कोई बात ही नहीं बचती है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, और अपने साइड वाइज ट्राई अगर किया है तो इसका भी एक आंसर आएगा, उसको अपने को पता करना है। कैसे पता करेंगे? वी विल फॉलो द सेम लॉजिक जो भी आपने लर्न किया। आप x डिस्टेंस पे जाओ, और x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो जिसका नाम dx दे दो, और dx में कितना इंक्रीमेंट होता है उसको चेक करो। सो इसको मैं अलग से पकड़ लेता हूँ। dx, इस dx में जो इंक्रीमेंट आएगा उस इंक्रीमेंट को हम डेल x बोल देंगे कि डेल x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस dx। कब? जब इसको आप रोटेट कराते हो। यहाँ पर भी आप पाओगे कि जो ज्वाइंट पॉइंट है यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, जैसे आप इधर आओगे तो टेंशन कम होता रहेगा। तो अगर टेंशन को अपने को दिखाना हो तो हम बोलेंगे यहाँ पे टेंशन ज्यादा लग रहा है, जैसे आप इधर जाते हो तो टेंशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। एनीवे, वो dx बहुत छोटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एबीडी पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली t के बराबर है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपने को चाहिए होता है, यानी t की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग t कैलकुलेट करेंगे। बट अगर एक बार हमको t मिल जाएगा तो हम डेल्टा x को क्या लिखेंगे? डेल्टा x इज गोइंग टू बी द t इनटू द लेंथ व्हिच इज dx डिवाइड बाय एरिया इनटू y, जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल। सो अब अपने को पहले t कैलकुलेट करना है, फिर इस पे प्लेस करना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है, जो भी आएगा वही अपना आंसर बन जाएगा। नाउ टी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, रोटेशन में हम लोगों ने बात कर रखी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रहा होगा। इस पॉइंट का अगर अपने को टी चाहिए तो ये जो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इसका एफबीडी बनाने से पता चल जाएगा। तो उसके साइड पे मैं दूसरे का एफबीडी बनाता और फिर निकालने की कोशिश करता। तो यहाँ से आप इसको डिटैच करके देखोगे इतने पोर्शन को, एंड दिस इज द टी वी आर इंटरेस्टेड इन। आप देखोगे कि अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट पे देखोगे तो फिर ये मूव नहीं कर रहा होगा। मूव नहीं कर रहा होगा तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? इसके सेंटर पॉइंट पे लगता है, और इधर लग रहा होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है? तो मास ऑफ द बॉडी एम आर ओमेगा स्क्वायर जैसा लगता है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम इसको यूज करने वाले हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये एम क्या है, आर क्या है, ओमेगा क्या है, ये सब अपने को समझना पड़ेगा। तो समझते हैं। एम का मतलब इस वाले पोर्शन का मास, इस वाले पोर्शन का मास कितना हो जाएगा? तो मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द बचा हुआ पोर्शन विच इज एल माइनस एक्स। यू नीड टू पे अटेंशन फॉर दिस, दिस इज अ गुड वन। सो मास हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द पोर्शन दैट वी आर फोकसिंग अपॉन। फिर आर, आर का मतलब होता है कि एक्सिस से डिस्टेंस टू द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेंटर पे लगता है, तो इसके लिए ये आर का काम करेगा। इस आर को अगर आप यूज करना चाहो तो हाउ मच दिस आर इज गोइंग टू बी, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल लेंथ अपने पास एल था, तो एक्स चला गया तो ये एल माइनस एक्स का बचा था, और उसका भी ये हाफ वर्जन रहा होगा।
तो ये आएगा x प्लस l माइनस एक्स बाई टू। सो अगर अपने को r लिखना है तो r की वैल्यू आ रही है x प्लस l माइनस एक्स बाई टू, बेसिकली l प्लस एक्स बाई टू, दैट इज r। एक बार आपको r समझ में आया, मास समझ में आया, तो m r ओमेगा स्क्वायर करके फोर्स लगा देंगे। फिर आप बोलोगे t मस्ट बी बैलेंसिंग दिस फोर्स, सो t मस्ट बी इक्वल टू m बाई l इंटू l माइनस एक्स, ये तो हुआ मास, इंटू r एम आर। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, l प्लस एक्स बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। ना ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जो भी रूल्स हैं हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्टली कोई आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ट्रैप हो सकता है, अपने को ट्रैप होने से बचना है। सो हाउ मच द टेंशन नाउ ऑनवर्ड, यू रिमेंबर कि इसमें एक टेंशन कितना होता है हर किसी पॉइंट पर। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके लिए खास इंपॉर्टेंस के। सो कैन वी राइट इट इज गोइंग टू बी m बाई 2l इन ब्रैकेट l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, जब किसी रॉड को आप ओमेगा से रोटेट कराते हो तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर, एक्स कहाँ से मेजर किया गया है, बॉर्डर पॉइंट से जहाँ से रोटेट किया गया है, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन इस फॉर्मूले से गिवन दिया जा सकता है। एक्स को अगर आप 0 रख दोगे तो इस कॉर्नर पॉइंट का टेंशन आ जाएगा, एक्स को एल रख दोगे तो लास्ट पॉइंट का टेंशन आ जाएगा, एल बाई 2 रखोगे तो मिड पॉइंट का टेंशन आएगा। पॉइंट इज कि आप किसी भी पॉइंट का टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। और एक्स को एल रख करके देखो 0 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कोई मास नहीं है। एल रखने पे 0 हो जा रहा है और 0 रखने पे क्या हो जा रहा है वो आप निकाल सकते हो। एनीवे, सो टी निकल के आएगा। अब इस टी को वापस इस पे रखो, इंटीग्रेट करो, अपने को आंसर मिलेगा। सो हम ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एल आएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डेल एक्स विच इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन टी दैट इज इक्वल टू m बाई ट्वाइस एल ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हुआ टी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई। सो आपने टी को भी रख दिया, dx को भी रख दिया, a को रख दिया, y को रख दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से l, टोटल लेंथ तक आपको इंटीग्रेट करना होता है। एंड देन आफ्टर यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस l a y, इंटीग्रेशन है l स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का dx 0 से l। इंटीग्रेशन अब तक आप एक्सपर्ट हो गए होगे और हो भी जाना चाहिए। अगर आपको इश्यू बनता है तो आप स्लोली स्लोली भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो ये फर्स्ट जो आएगा उसके साथ l आएगा तो ये l क्यूब बन जाएगा, दूसरा बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 तो ये एल क्यूब बाई 3 बनेगा। तो ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना ये फॉर्मूला बनता है m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 3ay। एक जी भी शायद मिसिंग हुआ है कहीं पर, जी भी जी की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं एम जी वाला रोल था ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर थ्राइस ए वाई और एल स्क्वायर। डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, तो एम जी एल आता है तो एल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, यस डायमेंशनली परफेक्ट जा रहा है। बाई 3 आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 ऑप्शन देगा, एक में बाई 2 करेगा, एक में बाई 3 करेगा, फिर 2 बाई 3 करेगा, इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन कर रहा होगा। सो 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवे, apart from remembering this result, you need to understand how we are getting to this. और अगर कोई और सिचुएशन देगी तो हम वही करेंगे। छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस पॉइंट पर टेंशन पता करेंगे, उस टेंशन को पता करने के लिए अलग से बीडी ड्रॉ करेंगे, फिर उसको इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो भी होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। जनरली एडवांस लेवल पे इसके बियॉन्ड नहीं जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लिकेट करेगा तो इसके यूनिफॉर्म रॉड को नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करता है तो फिर अपने को नॉन यूनिफॉर्म केसेस को डील करने का टेक्निक यूज करना होगा। हाँ, ये जो केस है उसमें रॉड हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उन दो कंडीशन के लिए इसको आप यूज कर रहे हो, बाकी सभी के लिए नहीं यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको रिजल्ट पता रहेगा, चल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील, तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी जाएगा।
मैं आपको होमवर्क जैसा दे सकता हूँ और मे बी लाइक नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा इसको डाइजेस्ट करके उसको यूज करने के लिए। तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसको एज ए डाउट पूछ लेना तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, आज को फिक्स नहीं किया, रोटेट कराते हैं। गिव अ ट्राई एट होम, नॉट नाउ। इसका मास दे दिया, मास नहीं देते हैं क्योंकि मास को तो हमको चेंज करना है। इसकी लेंथ को एल बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है ए बोलेंगे, और यंग्स मॉडुलस वाई है। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। और इसका जो लीनियर डेंसिटी है लेमडा, यू नो की लीनियर डेंसिटी क्या होती है, उसको हम लेमडा नॉट इनटू एक्स बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी 0x आप इस सेंस में मेजर कर रहे हो। सो डेंसिटी इज दिस। क्वेश्चन इज फाइंड elongation of the rod, omega is a constant। आप टेक्निक समझ जाओगे ना तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, और आप उनको डील कर पाओगे क्योंकि आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यहाँ पर कई सारे स्कोप हैं क्वेश्चन को लेंदी करने का, डिफिकल्ट करने का, चैलेंजिंग करने का। एक ये स्कोप है कि मैं एरिया को वेरिएबल बना दूं, दैट मीन्स कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दूं। दूसरा ये हो सकता है कि हम ओमेगा को चेंज कर दें, वेरिएबल बना सकते हैं। और तीसरा है कि हम डेंसिटी को वेरिएबल बना सकते हैं। सो कोई भी वेरिएबल होगा, हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड से जाएंगे, डीएक्स लेंगे, डीएक्स के बाद उसको टेंशन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस पर इंटीग्रेशन हमारा डिफिकल्ट हो जाए, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट आइडिया अपने पास होना चाहिए व्हाट वी आर सपोज टू डू। और क्वेश्चन एग्जाम में वही पूछेगा जो आप करके बता पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है, नहीं पूछेगा। इसमें आपको बताना है कि इलोंगेशन ऑफ द रॉड ए यूनिफॉर्म है और इसकी लीनियर डेंसिटी जो है वो बदल रही है, लेमडा इज अ लीनियर डेंसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, तो हमने यहाँ पर ए को कांस्टेंट बोला है और ओमेगा को कांस्टेंट बोला है। लेंथ फिक्स्ड है, केवल डेंसिटी बदल रही है। इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास पर आप मेरे को रिमाइंड कराइए, आप अपना आंसर बताइए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने इससे पहले वाले टेक्निक को समझा हुआ है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आपको मिल सकते हैं। सो आपको जो मॉड्यूल दिया गया उसको आप ट्राई कीजिए, और आप जो बुक सॉल्व करते हो सेंगेज, एससीबी और डीसीपी, उस पर आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली क्या होता है कि इस चैप्टर से को लिंक करते हैं वो थर्मल प्रॉपर्टी के साथ में, जिसमें एक्सपेंशन भी इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग एक्सपेंशन को थर्मल के साथ अलग पढ़ लेंगे, और यहाँ पर हम लोग केवल फोर्स की वजह से जो इलोंगेशंस, कंप्रेशंस आ रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं एक एग्जांपल लास्ट में ले लेता हूँ जिसमें थर्मल से कैसे रिलेट करते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन लूँ, आपके ने कुछ लिख रखा है डाउट्स, वो देख लेता हूँ। इज इलास्टिसिटी गोइंग टू कम इन एग्जाम? ना, एग्जाम में आपको जो करंट टेस्ट आने वाला है उस पर नहीं आएगा इलास्टिसिटी, केवल फ्लूइड्स तक आएगा, विस्कोसिटी तक आएगा। ये क्लियर कर दिया था मैंने पहले भी। In these cases, won't gravity produce shearing strain and cause increase in length further? बिल्कुल, ग्रेविटी एक्ट करेगा, वो शेयरिंग स्ट्रेस क्रिएट करेगा, शेयरिंग स्ट्रेन क्रिएट करेगा। उसकी वजह से जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा वो निग्लिजिबल होगा। तो उसको आपको इग्नोर कर देना है क्योंकि उसके लिए हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। शेयरिंग की वजह से लेंथ में नहीं बदलेगा, बल्कि उसके एरियाज में कुछ चेंजेस आएंगे, और लेकिन जरूर आएंगे। थ्योरेटिकली दे विल बी देयर, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप इग्नोर करोगे। Then you are writing in previous question, if we consider gravity also, then will T act as an angle? No, T को आपको टेंजेंशियल फोर्स लेना है क्योंकि आप यंग्स मॉडुलस यूज कर रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेस को यूज कर रहे हो, तो शेयर वाला कंपोनेंट नहीं लेना है। तो शेयर को इग्नोर करना है, केवल आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लेना है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यंग मॉडुलस में
नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आप लेते हो, इसलिए टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा mg की वजह से वो काम नहीं करेगा। जनरली एग्जाम में वो बोलेगा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस पर ऐसा करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर को हमको कंसीडर नहीं करना, और नहीं भी बोलता है तब भी अपने को कंसीडर नहीं करना। हाँ, जब वो बोलता है कि कंसीडर करो तो फिर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, तो फिर वो थ्योरेटिकल पूछेगा तो हम थ्योरेटिकली आंसर करेंगे। And then you are writing A is given, then how it can be linear. A is given, A means cross sectional area है, लीनियर का मतलब होता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो और लेंथ ज्यादा हो तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लीनियर ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो ए अगर गिवन है, इसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट्स लीनियर होते हैं क्योंकि लीनियर ऑब्जेक्ट्स का ए होता है, तो लीनियर कहने का मतलब होता है कि लेंथ इज मच 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। सो ए यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आप ए को यूज करोगे। इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस। इज इलास्टिसिटी, वो हम लोगों ने बात कर ली नहीं है। देन यू आर राइटिंग एरियल डेंसिटी इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी। हाँ, आप रिलेट कर सकते हो डेंसिटीज को, तो उससे एरिया को जरूरत पड़ता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ डायमेंशन दैट इज नीडेड ओवर हियर, हेंस आई हैव रिटन ओवर देयर। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन देने की बात की, कौन सा क्वेश्चन था? थर्मल से रिलेटेड, यस। सो थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। थर्मली आपको ये पता होगा कि जो डेल्टा एल होता है वो एल अल्फा डेल्टा टी होता है। थर्मल एक्सपेंशन आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो इस छोटे से फॉर्मूले को यूज कराते हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, और आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन देन यू कैन डू एनी टाइम। लेट्स, अपने पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इस रॉड के लिए आपको पता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यंग्स मॉडुलस, लेंथ आपको पता है। आप क्या करते हो कि इसको पुश करते हो, कंप्रेशन करते हो, फोर्स एफ लगा करके बोथ साइड से लगाओगे तभी आप बोलोगे कि यस ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। और जब आपने इसको फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म होगी, लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली आप इसको हीट भी करते हो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द गिवन रॉड और शोन रॉड is heated by temperature डेल्टा टी। यहाँ पे टी फॉर टेम्परेचर है, टेंशन नहीं है। सो इस रॉड को आप डेल्टा टी से हीट भी करते हो if there is no change in length of the rod, then find f। अपने को f कैलकुलेट करना है कि अगर इस पर कोई इंक्रीमेंट और चेंज नहीं आता है। साथ ही साथ आपको एक और प्रॉपर्टी दी होगी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा इज अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सो अल्फा भी गिवन है, ए भी गिवन है, वाई भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। आप इसको कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने से लेंथ कम हो जाएगी, फिर आप हीट करते हो, हीट करने से लेंथ बढ़ जाएगी। सिंस कोई चेंज नहीं आ रहा है लेंथ में, दैट मीन्स व्हाट, यू नो दैट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कंप्रेशन से आया उतना इलोंगेशन भी हुआ, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। सो अगर अपने को सॉल्व करना होगा तो हम पता ये करेंगे कि इलोंगेशन ड्यू टू हीटिंग कितनी आएगी। इलोंगेशन ड्यू टू हीटिंग, कैन वी से जो ये इलोंगेशन आएगा हीटिंग की वजह से, उसको हम डेल्टा एल लिख सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी एल अल्फा डेल्टा टी। फिर कंप्रेशन ड्यू टू फोर्स, कंप्रेशन ड्यू टू फोर्स, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये इसकी जो वैल्यू आती है डेल्टा एल, दैट कम्स आउट टू बी एफ एल अपॉन ए वाई। एल इज द ओरिजिनल लेंथ ना। इसके बाद आप हैंडल कर लोगे कि जितना डेल्टा एल इधर आया उतना डेल्टा एल इधर आना चाहिए, या फिर आप ऐसा बोल लो कि ये डेल्टा एल वन था, ये डेल्टा एल टू था। दोनों के मैंने मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, सो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, या फिर सम करके जीरो कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते थे कंपैरिजन केस में।
सो अल्टीमेटली आइडिया इज कि इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, देन आफ्टर जो एक अननोन क्वांटिटी होगी वो पता चल जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. So how much the force you need to apply in order to make no change in the length is going to be A y alpha delta t. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, L कैंसिल आउट हो गया तो ये L पे डिपेंड नहीं करता है, अपने को आंसर मिल जाएगा. आगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस डील करेंगे, बट अगर इस फॉर्मूले को आपको याद है, पता है, तो फिर ये कर सकते हैं. इनकेस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो अभी आप फॉर द टाइम बिंग आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से लेंथ बढ़ती है और इंक्रीज करने से बढ़ती है. अल्फा एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है लीनियर केस के लिए, इसको आप यूज करते हो. सो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो कि एक्सपेंशन कैसे हो रहा है और इलास्टिसिटी का क्या रूल जा रहा है. तो इलास्टिसिटी में जनरली क्वेश्चंस आपसे जो पूछता है वो यंग्स मॉडल्स को लेकर के है. बल्क मॉडल्स का भी आपने देखा और आप देख सकते हो, बल्क मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, एनर्जी स्टोर से भी पूछ सकता है और इलास्टिक कांस्टेंट से भी पूछ सकता है, पॉइजन्स रेशियो को यूज करा सकता है. आप सॉल्व करेंगे, फिर आपके डाउट्स आएंगे तो फिर हम लोग आगे डील कर लेंगे. यहाँ तक कोई कंसर्न और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर व्हिच इज गोइंग टू बी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. काफी सिंपल भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के. इन एवरी एग्जामिनेशन यू विल फाइंड at least 1 or 2 questions are there from SHM. और अभी जो रिसेंटली टेस्ट पेपर्स हुए हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा मोर और लेस सभी पेपर में SHM का, और इजी भी है. सो अगर आपको कोई डाउट ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े. प्रीवियस क्वेश्चन आंसर इज कमिंग lambda this but unit is not matching. सो वो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, जो हमने होमवर्क आपको दिया है. और उसमें यूनिट का जनरली अपीयरेंस में इशू रहता है, लेकिन आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो शायद इसमें जो लेमडा नॉट है ना, इसकी भी एक यूनिट होगी, और लेमडा नॉट की यूनिट लेमडा से डिफरेंट होगी क्योंकि लेंथ इन्वॉल्व है. सो यूनिट को आप प्रॉपर्ली चेक करो. जनरली लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं यूनिट को चेक करने में. सो आप इसको ट्राई कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसको डील करने वाले हैं, नॉट एन इश्यू. तब तक आपको टाइम मिलेगा. Okay, so can we move for the next important chapter called simple harmonic motion? इसका नाम ही है simple. So that's a simple. It's going to be harmonic. Harmonic का मतलब sinusoidal टाइप का होता है, जिसमें sin और cos expressions आते हैं. और motion, it's motion. Motion was the first chapter of physics, जिसको kinematics कहते हैं. तो basically ये kinematics का part है. So this chapter is based on the kinematics. It's entirely kinematics basically. लेकिन इसको हम लोग अलग इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हार्मोनिक है, और इसको हम लोग काइनेमेटिक्स में भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले अलग से एक चैप्टर बना करके सॉल्व कर लेंगे, सारे फॉर्मुलेशन हमारे पास रेडी रहेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वहां पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे होंगे. और अदरवाइज अगर आप डेरिवेशन करने में एक्सपर्ट हैं तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स आप जानते हो, काइनेमेटिक्स में आपने देखा था, आपको एक्सेलरेशन पता होता है तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हो, पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हो, टाइम कैलकुलेट कर लेते हो. और इस चैप्टर में भी हम लोग यही करने वाले हैं. मोर ओवर हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एनर्जी होगा, कौन सी काइनेटिक एनर्जी और जो भी एनर्जी है, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यही सारी स्टोरीज हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं, बट एक पर्टिकुलर मोशन के लिए करने वाले हैं. तो ये जो पर्टिकुलर मोशन है उसके लिए पर्टिकुलर कैलकुलेशंस हैं. तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो एक बार करने के बाद हमेशा आप डायरेक्टली यूज करने वाले हो. सो बेसिकली आप स्पेशलाइज हो रहे हो पर्टिकुलर मोशन को लेकर के, और जनरल वे पे हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में डिटेल में बात कर चुके हैं. काइनेमेटिक्स को अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो हम लोग कुछ ऐसा बोला करते थे कि किसी भी मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन ये रहती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. वन डायमेंशन के लिए, ये भी वन डायमेंशन मोशन है,
SHM is also mostly one dimension motion. कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन SHM आते हैं तो डायमेंशन 2 में चले जाते हैं, बट मोस्टली दे आर वन डायमेंशनल. तो A is equal to dv by dt लिखते हैं. फिर आपको याद होगा कि हम A की वैल्यू v dv by dx लिखा करते थे, और आपको ये भी पता होगा A को हम d2x अपॉन dt2 लिखा करते थे. तो ये सारे डेफिनेशन एक्सेलरेशन के हैं, और ये डेफिनेशन है. तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहीं से स्टार्ट करते हो. हाँ, काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने क्या किया था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था तो उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इस तरह की क्वेश्चन बना ली थी. लेकिन जब आपने आगे पढ़ा तो आपको पता चला कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक बहुत छोटा सा पर्टिकुलर केस है. दिस इज द जनरल केस. तो अब आपको प्रोबेबली इस फॉर्म में याद रहना होगा, जब कभी आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन इमीडिएटली आनी चाहिए. और अगर कांस्टेंट होगा तब भी आएगा, और वेरिएबल होगा तब भी आएगा. v इक्वल टू यू प्लस एटी केवल कांस्टेंट के केस में लगता है, जनरल केस में नहीं. इसके साथ साथ ये सारी इक्वेशन बेसिकली एक ही हैं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है. एक दूसरा इक्वेशन आपके पास रहता है v इज इक्वल टू dx by dt, और पूरा काइनेमेटिक्स इन्हीं दो इक्वेशन पे चलता है. वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, बाकी फिर इनको मिला करके और भी रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, अपना आंसर हो जाता है. सो ये मैंने काइनेमेटिक्स को आपको रिकॉल करा दिया. अब हम लोग ये बात करते हैं कि एसएचएम क्या होता है. उससे पहले इससे रिलेटेड मोशंस क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. सो कुछ मोशंस हैं जो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस हैं और जिसके बारे में बात करना जरूरी है इसको आगे बढ़ाने से पहले. तो एक टाइप ऑफ मोशन होता है जिसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सो व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में कि पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे जो किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है. सो व्हेनेवर अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सो शॉर्ट में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, अ मोशन दैट रिपीट्स itself after certain time interval. So किसी एक टाइम इंटरवल के बाद कोई मोशन अपने आप को रिपीट करती है, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. आपका फोकस डेफिनेशन पे रहना चाहिए. कई बार वो पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, एसएचएम में डिफरेंस पूछता है. सो वो डिफरेंस आपको तभी पता होगा, आप दे पाओगे उसका आंसर करेक्टली जब आप उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली जानते हो. इट मस्ट बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, दैट्स ऑल. ये जो टाइम इंटरवल होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं. दिस टाइम इंटरवल is known as time period. So अगर कोई पीरियोडिक मोशन है तो उसका टाइम पीरियड जरूर होगा, और वो टाइम पीरियड जिसके जितने टाइम के बाद रिपीट करती है उसके बराबर होता है. मोरओवर एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी. तो एक सेकंड में कितने बार वो अपने आप को रिपीट करता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है. तो ये आपको पता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेन वेस्ट नहीं करेंगे. फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है, और इसका पर सेकेंड या हर्ट्ज में इसका यूनिट दे देते हैं. कैन यू आंसर और कैन यू गिव एनी एग्जांपल? अभी तक जितने भी मोशन आपने ऑब्जर्व किए हैं उनमें से कोई पीरियोडिक मोशन आपको नजर आया? एनी पीरियोडिक मोशन दैट यू हैव ऑब्जर्व सो फार? स्प्रिंग, पेंडुलम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, planes, clock. Okay, variety of examples. That's good. So yes, आपने ऑब्जर्व किया है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सारे सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अगर ये पार्टिकल सर्कल पे चलता है v स्पीड से और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप पाओगे कि ये पार्टिकल एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसी सर्कल पे चलता रहता है. सो ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रही है, रेपिटेटिव मोशन है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन.
अगर आपने सर्कुलर मोशन बोला है तो उस पे एक इशू बन गया कि वो एक हो सकता है कि सेम टाइम इंटरवल पर वो अपने आप को रिपीट ना करे अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल. फिर आप बोल सकते हो कि आपने प्लैनेट्स का मोशन देखा है, सैटेलाइट्स का मोशन देखा है ग्रेविटी में, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं. तो जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे वो सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है. जैसे अर्थ का भी आपने एग्जांपल दिया कि अर्थ 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करती है, दिन के बाद फिर से नाइट आता है, फिर डे आता है, फिर नाइट आता है. तो ये रिपीटेटिव मोशन है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. मून का अर्थ के अराउंड पीरियोडिक मोशन है, अर्थ का सन के अराउंड पीरियोडिक मोशन होता है. ईयर होती है, फिर नेक्स्ट ईयर होती है, फिर नेक्स्ट ईयर होती है, तो एक ईयर उसका टाइम पीरियड हो जा रहा है. तो इस तरह के सारे पीरियोडिक मोशन है. सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज आल्सो पीरियोडिक मोशन. उस पे क्या होता है कि आपने एक पार्टिकल को टाई किया होता है और यहाँ पर ले जाकर के छोड़ा होता है. तो ये इस साइड जाता है, फिर वापस इस साइड आता है, तो एक साइकिल पूरी करता है. इसके बाद इसी साइकिल को बार बार वो रिपीट करता रहता है. तो अगर वो एक साइकिल को बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है. Periodic motion is a repetition of the same motion over a given time interval. और भी एग्जांपल हैं जो आपने दिया है. क्लॉक भी पीरियोडिकली चलता है, तो क्लॉक का डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होता है. जैसे सेकेंड हैंड होती है तो 1 मिनट में कंप्लीट राउंड करती है, फिर मिनट हैंड होती है तो एक और 1 आवर में कंप्लीट राउंड करती है, और जो और हैंड होता है दैट टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड. सो उनका पीरियड अकॉर्डिंगली हो जाता है. सो दैट्स अ पीरियोडिक मोशन. और आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या एग्जैक्टली है. इसके बाद एक दूसरा टर्म आता है ऑसिलेटरी मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन भी अपने को समझना होता है. फिर आपसे पूछेगा पीरियोडिक और ऑसिलेटरी क्या सेम होते हैं या अलग होते हैं, अलग होते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, वो अपने को फील करना है. ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के टू एंड फ्रो चलती है, उसके हेयर एंड देयर, तो एक गिवन पॉइंट के इधर उधर मूव करता है. सो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन पॉइंट के इधर उधर मूव करता है उसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं. शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, अ मोशन that take place to and fro about a given point. तो किसी गिवन पॉइंट के टू एंड फ्रो अगर मूव कर रहा होता है, ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. सो जैसे कि सिंपल केस के लिए अगर हम आपको बताएं, सो लेट से ये आपका एक्स एक्सिस है या एक ये पॉइंट है, लेट से कोई एक्स, और आपका पार्टिकल यहाँ पर है. ये पार्टिकल इधर जाता है, इधर जाने के बाद वापस आता है, इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर उधर जाता है. सो एक गिवन पॉइंट के हेयर एंड देयर चलता रहता है. तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. सो in case of oscillatory motion, there has to be a point, there has to be an object which is moving here and there about that point. Can you relate with any known example जहाँ पर आपने oscillatory ऑब्जर्व किया हो, किसी भी पॉइंट के here and there मोशन चल रहा हो? अर्थ के डायमीटर में होल बना देना, बिल्कुल सही बात कहा कि अर्थ के डायमीटर में होल को बना देंगे तो ऑसिलेटरी हो जाएगा. गिटार में आप स्ट्रिंग को कराते हो, बिल्कुल सही बोला है. पेंडुलम, एग्जैक्टली, पेंडुलम इज आल्सो एग्जांपल. पेंडुलम, सो यस, सो अगर आपने एक पेंडुलम लिया और सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर आपने यहाँ पर रिलीज किया है तो ये जो पॉइंट होगा बॉटम वाला, ये इस तरफ आएगा, फिर इसके इस साइड जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा. तो इस पॉइंट के हेयर एंड देयर मूव कर रहा है. तो पेंडुलम इज एन एग्जांपल. दैट्स गुड. सीसॉ बोल सकते हो. सीसॉ में भी जो एक तरफ का बंदा होता है या ऑब्जेक्ट होती है वो टू एंड फ्रो चल रही होती है, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट चलेगा. सीसॉ को किसी एक पॉइंट के अबाउट बोल सकते हो. जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने फुलक्रम लगाया हुआ है,
तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इस अगर ऑब्जेक्ट का मोशन देखोगे तो ये मोशन ऐसे चल रहा है। इसका मतलब है इस पॉइंट के टू एंड फ्रो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे कि वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। और भी आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए, सारे वैलिड हो सकते हैं। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन है? कैन वी से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन? ओके, सो आई एम गेटिंग टू मेनी यस। इसका मतलब अपनी डेफिनेशन फिर से समझनी होगी। देखो क्या होता है ना कि ऑसिलेटरी उसको बोलते हैं जो किसी एक गिवन पॉइंट के हेयर एंड देयर चलता है, हेयर एंड देयर चलता है। और अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको नो बोलना चाहिए। और कैसे नो बोलना चाहिए? आप देखिए कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। ये पार्टिकल यहाँ से गया, इसका मोशन यहाँ पे जा रहा है, वो किसी एक पार्टिकल के हेयर एंड देयर नहीं मूव कर रहा है। कोई भी पॉइंट आप ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसके वो आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। ये क्या कर रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। आई मीन लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। हाँ, जिस पॉइंट से वो मूव कर रहा है, देखो थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया, तो जो पार्टिकल आपका जिस पॉइंट से मूव कर रहा है उसके एक बार आगे जाना चाहिए, उसके बाद उस पॉइंट से पीछे जाना चाहिए, उस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना चाहिए। तो इसके पाथ में भी कोई भी पॉइंट चूज करोगे, कोई पॉइंट चूज करोगे, तो इस पॉइंट को वो केवल एक बार क्रॉस करता है और फिर बाद में आकर के फिर से उसी डायरेक्शन में क्रॉस करता है, फिर से आकर के उसी डायरेक्शन में क्रॉस करता है। तो वो हेयर एंड देयर वाली चीज मिसिंग है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एग्जांपल। दैट मींस दिस इज नॉट ऑसिलेटरी। So uniform circular motion is example for periodic motion but not of oscillatory. सेंटर एक अलग पॉइंट हो गया। अब देखो वही मैंने अभी बताया कि जब पार्टिकल चल रहा हो तो उसके पाथ में एक पॉइंट लेना होता है। अपने पाथ में एक पॉइंट उसको मिलना चाहिए जिस पॉइंट के हेयर एंड देयर चले। वो सेंटर से तो गुजरता ही नहीं कभी। अगर आपको ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है कि सेंटर के अबाउट हेयर एंड देयर चल रहा है, देन यू नीड टू सी कि इट इज नॉट क्रॉसिंग द सेंटर, सो इट नेवर गोज टू द सेंटर। सो अगर वो सेंटर गया नहीं, इसलिए वो सेंटर के हेयर एंड देयर की बात नहीं आएगी। सो टू एंड फ्रो का मतलब हुआ व्हेन इट इज मूविंग, सो इट इज मूविंग here and there about a point, and that point is on the path. So moving around is a different story, moving here and there about a point is a different story. So when we say it moves here and there about a point, that means that point is on the path and it is crossing the point in one way, then in the another way. अब आपको क्लियर हो गया होगा। So periodic motion is a different motion and ऑसिलेटरी मोशन इज अ डिफरेंट मोशन। दोनों में एक और एग्जांपल था जो आपने बोला था स्प्रिंग करके, तो उसको अगर हम कंप्लीट करते तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर आपको आंसर देना था तो आपको ऐसे देना चाहिए था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। नॉट ओनली द स्प्रिंग, स्प्रिंग अकेले कुछ नहीं करता है, उसको ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। वो कैसे चल रहा होता है उसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। लेट से कि आपने स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है एक ब्लॉक के साथ में, और ये ब्लॉक का मास m है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज दिस कि ये यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में था, ब्लॉक को आप थोड़ा सा आगे ले गए एंड थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद ब्लॉक को आपने रिलीज किया।
जब आप यहाँ पे रिलीज करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि ये जो मोशन है, ये मोशन कैसा है। ऑप्शन ये देगा, क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक ओनली, या फिर ओसिलेटरी ओनली, या फिर बोथ, या फिर नन। अब आप डेफिनेशन जो अभी आपने लर्न किया उसको यूज करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मोशन कैसा है। इज इट पीरियोडिक ओनली, ऑसिलेटरी ओनली, इट्स बोथ, इट्स नन। तो नन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी आपने बोला भी था और मैंने भी आपको सपोर्ट कर दिया था। सो क्या ये बोथ है या केवल उतना ही है, पीरियोडिक ओनली। सो वो अपने को आंसर करना होगा। सो यू वॉच कीजिए इसका कैसा मोशन जाता है। तो आप ऐसा वॉच करोगे कि आपने इसको आगे लेके छोड़ा तो ये पहले फॉरवर्ड गया होगा, जाएगा, फिर इसके बाद पुलिंग फोर्स आएगा तो इधर आएगा, स्पीड बढ़ने के बाद आगे चला जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो जो मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इसके हेयर एंड देयर मूव कर रहा है, तो टू एंड फ्रो जरूर हो गया। सो दैट इज टू एंड फ्रो। सिंस ये टू एंड फ्रो है इसका मतलब ऑसिलेटरी है। मोर ओवर आप पाओगे कि जितना टाइम आगे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये अपने आप को रिपीट करता है। तो पहले आगे गया, फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर इसी चीज को रिपीट करता रहेगा। सिंस ये रिपीटिटिव होता है एंड रिपीटिटिव है, रिपीट्स इटसेल्फ, इसलिए पीरियोडिक भी हो गया। तो इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज एग्जांपल, पेंडुलम इज एन एग्जांपल जो पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी होते हैं। सो बोथ आर like periodic as well as oscillatory. Now इन दोनों के अलावा जो SHM है वो इन्हीं से लिंक है लेकिन डिफरेंट है। लिंक क्या है वो समझेंगे, डिफरेंट क्या है वो भी समझेंगे, क्योंकि दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। SHM की डेफिनेशन बताने से पहले अब मैं आपके डाउट्स पढ़ लेता हूँ क्योंकि आपने कुछ डाउट्स में लिखा हुआ है, और फिर SHM की डेफिनेशन बताते हैं। यहाँ तक आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपको ये समझ में आ गया कि पीरियोडिक एक अलग स्टोरी है, ऑसिलेटरी एक अलग स्टोरी है। पीरियोडिक में वो अपने आप को रिपीट करती है मोशन, जबकि ऑसिलेटरी में गिवन पॉइंट के अबाउट वो मूव करता है हेयर एंड देयर। सो गिवन पॉइंट को क्रॉस करके टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। आपने लिखा है सर पर वो बाद में स्टॉप करेगा ना। बाद में स्टॉप करेगा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, आइडियलिस्टिक कंडीशन लेके जाएंगे और फिर प्रैक्टिकल कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे जिसको हम फोर्स्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन जैसा भी बोल सकते हैं, या फिर अब बोलेंगे कि वो ऑसिलेशन में फ्रिक्शन आता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं टेक्निकली उसको, तो उसको भी पढ़ेंगे। अभी आपको ये मान के चलना है कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, फ्रिक्शन अब्सेंट है। फिर आप लिखते हो प्लीज एक्सप्लेन कि एक यूसीएम को ऊपर से देखा तो ऑसिलेटरी नहीं है, पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से देखा जाए तो दिस टाइप्स ऑफ डिपेंड्स ऑन फ्रेम। नहीं, ये बिल्कुल किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा फ्रेम है कौन सा नहीं है, क्योंकि जो हमको दिखता है अगर कोई पार्टिकल किसी लोकेशन को क्रॉस कर रहा होता है तो हर एक पॉइंट से, हर एक फ्रेम से हमको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। हाँ, पीरियोडिक में थोड़ा सा इश्यू बन सकता है, बट इस पे नहीं, ऑसिलेटरी पे नहीं बनेगा। आपका जो डाउट है उसका क्रक्स पॉइंट ये है, अभी मैंने बोला था कि ऑसिलेटरी चेक करने के लिए आपको पाथ देखना पड़ेगा, पाथ में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। सो चूज अ पॉइंट ऑन द पाथ, देन आफ्टर see whether that particle crosses that point in both ways, forward as well as reverse. अगर इस पॉइंट को आप इंटरनलाइज कर लोगे तो फिर आप कहाँ से देख रहे हो ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट आपका कहाँ पर होना चाहिए, पाथ पर होना चाहिए। सो अगर आप कहीं और से भी देखोगे तो पॉइंट आपको पाथ पर ही नजर आएगा। ओके, फिर आप लिखते हैं उसकी किसी भी एक एक्सिस पे प्रोजेक्शन ऑसिलेटरी आता है। हाँ, प्रोजेक्शन ऑसिलेटरी आता है, वो एक अलग स्टोरी है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एसएचएम को लिंक कर लेंगे, ऑसिलेटरी को लिंक कर लेंगे एंड पीरियोडिक को लिंक कर लेंगे, लेकिन
सर्कुलर मोशन पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। उसके प्रोजेक्शन के साथ क्या हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है। तो वो एक टेक्निक है, सो डोंट कंफ्यूज विद द टेक्निक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन को आपको क्रिस्टल क्लियर याद रखना होता है। 3D एग्जांपल्स ऑफ दिस मोशंस, आप जनरली इन मोशन को 1D पे ही पढ़ते हो, पेंडुलम 2D पे चला जाता है। 3D पर मोशन क्रिएट किया जा सकता है, ऑसिलेटरी क्रिएट किया जा सकता है। ऑसिलेटरी तो कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, एक पॉइंट पकड़ना, उसके आगे जाना है, उसके पीछे आना है। आप आगे कैसे जाते हो, पीछे कैसे जाते हो, वो आपकी चॉइस है। पीरियोडिक के लिए भी यही स्टोरी है, आप कैसा भी पाथ फॉलो करो लेकिन उसको रिपीट करो। तो हम 3D पाथ फॉलो कर सकते हैं, उसको रिपीट करा सकते हैं। इससे पहले भी आपको कुछ डाउट्स थे, वो मैं एक बार देखता हूँ, फिर SHM को क्लियरली समझ लेंगे। तो ये सारे 2D में होते हैं। 1D 2D ही मोशन है ये, तो इसका मतलब ये काइनेमेटिक्स का बहुत सिंपल सा वर्जन है। 1D मोशन ही है मोस्टली, कभी कभी 2D पे जाएंगे। और वाइब्रेशन भी इससे लिंक है, बट थोड़ा सा आगे है, तो उसको भी रिलेट कर सकते हैं काफी एक्सटेंट तक। बाकी आपने आंसर दिए हैं, तो आपकी कोई और डाउट नहीं दिख रहा है मेरे को। आगे चल करके जो आपका कंसर्न था उसके लिए मैं पिक्चर ही बना देता हूँ। जैसे कि अगर ये सर्कुलर मोशन जा रहा है और आप यहाँ से वॉच कर रहे हो, आप वॉच कहाँ से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टिकल आपको ऐसा ही नजर जाता होगा। इस पॉइंट को वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए उससे अपनी स्पीड चेंज नहीं करनी है। तो ये कैसा रहेगा, नॉन ऑसिलेटरी होगा और पीरियोडिक होगा। हाँ, अगर इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की एक अलग कहानी है, वो SHM करता है, और वो एक टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एनीवे, SHM की डेफिनेशन मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे। यस, टाइम आपका हो गया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, सो दैट कि आप ये समझ पाएँ कि तीनों अलग अलग मोशन है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों होता है। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बट कनेक्शन जरूर बता देता। इसको ये पीरियोडिक भी होगी एज वेल एज ऑसिलेटरी भी होगी, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी। सो SHM होने के लिए पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी होना नेसेसरी है, बट नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि अगर कोई मोशन SHM है तो हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक भी है, हम बोलेंगे कि वो ऑसिलेटरी भी है। दैट्स नेसेसरी, सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर कोई मोशन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों है तो SHM होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर कोई मोशन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी आपको मिलता है तो क्या वो SHM होगा? वी कांट से सो विथ सर्टेनिटी। बट अगर वो SHM है तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी जरूर होगा। That's why we call it as a necessary condition but not the sufficient condition. इतना आप समझ लीजिए, और फिर SHM की डेफिनेशन क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये जो पीरियोडिक मोशन था, पहले पीरियोडिक पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन को हम इसके डिस्प्लेसमेंट को साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। जब कभी पीरियोडिक मोशन आएगा उसके टर्म्स को हम साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को साइन और कॉस, इसलिए इसको हार्मोनिक भी कहते हैं। हार्मोनिक का मतलब होता है जिनके डिस्प्लेसमेंट्स को हम, जिसमें हम साइन और कॉस टर्म को यूज कर पाते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन इज नोन एज हार्मोनिक, और सिंपल हार्मोनिक केस में इट हैज टू बी पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उस पर हम लोग डीप पे नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे, और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। आपका कुछ डाउट है तो मैं आंसर कर देता हूँ। आपने लिखा है पेंडुलम्स मोशन इज नॉट SHM। पेंडुलम का मोशन जो है आप पाओगे कि वो एंगुलर SHM कैटेगरी में रखते हैं, और एंगुलर SHM क्या होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। सो पेंडुलम इज SHM
एंड इट इज बोथ पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। दोनों एग्जांपल जो हम लोगों ने बात की है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और पेंडुलम, दोनों एसएचएम के एग्जांपल है। ओके, थैंक यू एवरीवन, देन हैव अ गुड टाइम।